आज की भारत की राजनीति को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दक्षिण कभी तैयार नहीं होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। ऐसा नहीं है कि हिंदी से उनका विरोध, केवल वोट की क्षेत्रीयता की राजनीति। अगर दक्षिण को हिंदी से विरोध होता तो आप विचार कीजिए, फिर दक्षिण भारत के लोग हिंदी क्यों पढ़ते और हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर के काम क्यों करते? वहां हिंदी रोजगार देती है। वही नेता जो समाज के बीच में हिंदी का विरोध करता है, वही अपने बच्चों को हिंदी पढ़ा कर दिल्ली में नौकरी कराता है। पाखंड है ये हिंदी विरोध। और आप सब साथी, बैंकों में, अन्य शासकीय संस्थाओं में हिंदी की स्थिति को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर बार बार प्रयास किए जाते हैं, प्रावधान बनते हैं, क्रियान्वयन पर बात होती है। ये कार्यशाला भी इसी क्रम में, इसी प्रयोजन से आयोजित है। बैंकिंग में हिंदी का विस्तार, उसका प्रचार आप लोगों के परिश्रम से निरंतर हुआ है, हो रहा है। बाधाएं कहाँ हैं, भ्रांतियां कैसे निर्मित हुई हैं, इस संदर्भ में हमें कुछ विचार करना चाहिए। शायद हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें राजभाषा के स्तर पर द्विभाषिक स्थिति निर्मित है। भाषा के संदर्भ में हमारे बहुत सारे दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, भ्रांतियां हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा विज्ञान की भाषा में कहें तो मनुष्य के वाक् संयंत्रों से निसृत स्वर ध्वनियां भाषा है। लेकिन क्या भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही है? मुझे लगता है कि वो इसके आगे भी बहुत कुछ है। हम केवल इतना कहकर अपनी बात को समाप्त नहीं कर सकते कि हमने कुछ कहा, सामने वाले ने समझ लिया और बात हो गई। हम भोजन करते हैं, कई बार अपरिहार्य स्थितियों में अरुचिकर भोजन भी कर लेते हैं, अपौष्टिक भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि हम नित्य प्रति उसी को ग्रहण करें। यदि वैसा ही करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होगा। ठीक यही बात भाषा के संदर्भ में। भाषा में यदि अशुद्धियां होंगी, उसका सही प्रयोग नहीं होगा, तो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर होगा। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान से आगे बढ़कर मनुष्य की अस्मिता है, उसकी पहचान है। हम सब लोग देखते हैं कि यदि बिहार से आने वाला भोजपुरी का अभ्यास करने वाला, भोजपुरी भी हिंदी का ही एक रूप है, यदि इस समय लोग उसको हिंदी से अलगाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, जो हिंदी के लिए और भोजपुरी दोनों के लिए घातक होगा। तत्काल हम पहचान लेते हैं ट्यून जो होती है, जो लय होती है, वही हमें स्पष्ट कर देती है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। जब पंजाब से आया हुआ व्यक्ति हिंदी बोलता है
जब राजस्थान वाला हिंदी बोलता है, जब कोई बंगाली भाई हिंदी बोलता है, तो हम उसकी भाषा से, उसकी बात से पहचान जाते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात भाषा मनुष्य की पहचान है। भाषा उसके संस्कारों की, उसकी शिष्टता, सौम्यता, गरिमा अथवा उसकी निकृष्टता की भी पहचान है। जो असभ्य है, संस्कारित नहीं है, बिना गाली दिए बात ही नहीं करता। और जहां उसने दो चार वाक्य बोले, हम भाषा संस्कृति की संवाहिका है। वो केवल शब्दों को ही स्थानांतरित नहीं करती, वो उन शब्दों को भी सांस्कृतिक मान्यताओं को, सांस्कृतिक परंपराओं को, रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। और भाषा केवल सरकार का विषय नहीं है। आज हम संविधान, राजभाषा, इन सब पर बहुत चर्चा करते हैं। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन सामाजिक धरातल पर हिंदी वैश्विक भाषा में तीसरा स्थान प्राप्त करने जा रही है। स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन, हमारे कार्य सब कुछ सरकार के निर्देशानुसार ही नहीं चलते, अलग से भी चलते। भारत सरकार ने शक संवत को मान्यता दी, विक्रम संवत को मान्यता नहीं दी। लेकिन हमारे समाज के त्योहार विक्रम संवत से बने। नित्य के संकल्प में, पूजा के समय विक्रम संवत का उच्चारण किया जाता है। शासन ने अपने स्तर पर संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया। कई स्थानों पर तो विद्वानों ने उसको मृत भाषा भी कह दिया। लेकिन क्या वो मृत भाषा है? यदि वो मृत भाषा होती तो हमारे जन्म, विवाह और अंत्येष्टि जैसे महत्वपूर्ण संस्कार संस्कृत के मंत्रों से संपन्न नहीं होते। अर्थात भाषा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। इस तथ्य को भी हमें समझना। भाषा सभ्यता का विस्तार करती है। जो अंग्रेजी पढ़ लेता है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, उसके सोचने का ढंग, उसकी जीवन शैली सब परिवर्तित होती है। अंग्रेजी के वर्चस्व के साथ साथ पिछले 80 वर्ष में हमारा समाज बहुत बदला। यूरोपीय सभ्यता परतंत्रता के उन काले दिनों में भी इतनी हावी नहीं हुई जितनी स्वतंत्रता के बाद। तो हमें भाषा के संदर्भ में इन दृष्टियों से भी विचार करना चाहिए। भाषा सारी प्रगति का मूल कारण है। कभी भारतीयों ने लिखा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सुन। आज यूरोप या इंग्लैंड या अंग्रेजी भाषी देश इतने समृद्ध क्यों है? क्योंकि उनकी भाषा समृद्ध हुई है। उसके पास शब्द भंडार अधिक नहीं है, उसके पास लंबा अतीत नहीं है, उसके पास साहित्य का बहुत अधिक परिमाण में विकास नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपने विस्तार के साथ साथ सारे विश्व को चमत्कृत किया हुआ है। भारतवर्ष को तो विशेष रूप से चमत्कृत किया है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। इसलिए हम सबसे ज्यादा बल अंग्रेजी पर ही देते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में काम करना है, उस क्षेत्र की भाषा तो उसे सीखनी ही होगी। बिना सीखे काम चल नहीं सकता। कोई मराठी भाषी किसी गुजराती या बंगाली क्षेत्र में जाकर व्यापार करना चाहे, अपना सौदा बेचना चाहे,
तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन गुजरातियों के मध्य यदि वो मराठी बोलेगा, बंगाली बोलेगा, तो क्या उसका माल बिकेगा? जब अंग्रेज भारत में आए, वे हिंदी भाषी तो नहीं थे, संस्कृत का ज्ञान तो उन्हें नहीं था, लेकिन यहाँ के ज्ञान विज्ञान से उनको आधार ग्रहण करना था, उसका परिचय पाने की उत्सुकता उनके मन में थी, हमारे ऊपर शासन करना था, उन्होंने हिंदी सीखी। अंग्रेजी के एक बड़े विद्वान हुए फादर कामिल मुल्की, अंग्रेज पादरी थे, यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा, राम कथा से प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी की, राम कथा उद्भव और विकास। भारत और भारत से बाहर के स्थानों पर जहां जहां राम कथा है, सबका अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना भाषा के माध्यम के, बिना किसी की भाषा को समझे, उसको जाने, हम उसको अपनी बात नहीं समझा सकते। बाइबल का, उसकी कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया गया, विस्तार किया गया। हिंदी के खड़ी बोली के इतिहास में इन पादरियों की बड़ी भूमिका रही। यद्यपि वो कार्य उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए किया, लेकिन उससे हमारी भाषा को समृद्धि और विस्तार मिला। आज समस्या ये नहीं है कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग नहीं हो या बैंक के कर्मचारी हिंदी का प्रयोग नहीं करते। समस्या समाज की है। अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से 15 अगस्त 1947 को मुक्ति मिली, लेकिन अंग्रेजी भाषा की दास्ता से हमने मुक्त होना ही नहीं चाहा। जिन लोगों ने चाहा उनकी चली नहीं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साथ आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, इसको लेकर दो दृष्टियां थी। एक दृष्टि थी जो भारतीय परंपराओं, मान्यताओं, आवश्यकताओं, स्थितियों, परिस्थितियों, भौगोलिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप भारत का विकास चाहती थी। ये दृष्टि कहीं महात्मा गांधी में भी थी। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ करके देखिए कि गांधी कैसा भारत चाहते थे और हमने कैसा भारत बनाया। गांधी के ही समानांतर उसी दल के दूसरे नेता पंडित नेहरू के मस्तिष्क में यूरोप का चकाचौंध भरा संसार था। दोनों की देशभक्ति पर संदेह नहीं है, लेकिन दृष्टि पर संदेह है। नेहरू की जो दृष्टि भारत को इंडिया बनाना चाहती थी, उसने हमें इस द्विभाषिक परिस्थिति में उलझा दिया। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। पंडित नेहरू चाहते थे कि इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप की तरह हमारा भारतवर्ष भी बन जाए, लेकिन शायद उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि संस्कृति की कलम नहीं लगती। गुलाब की अपनी अपेक्षाएं, अपनी आवश्यकताएं, अपना सौंदर्य है। कमल की अपनी आवश्यकताएं और अपना सौंदर्य है। कमल तालाब में ही अधिक विकसित होगा, वहीं वो कमल गट्टा दे पाएगा जिसका मखाना बने। किसी बड़े से गमले में, किसी बड़े से मिट्टी के या किसी अन्य पात्र में कमल उगा सकते हैं, उगते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य क्या वैसा ही होता है जो सरोवर में खिले हुए कमल का होता है? नहीं होगा।
गुलाब को गमले से निकाल करके अगर तालाब में लगा देंगे तो सड़ जाएगा, पनपेगा ही नहीं। ये प्राकृतिक सत्य इस बात को निरूपित करता है कि प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपेक्षाएं, अपना इतिहास, अपना भूगोल, अपनी परंपराएं, अपनी रीतियां और अपनी नीतियां हैं, और उन्हीं के अनुरूप उसका विकास हो तो अच्छा है। इंडिया और भारत, ये जो द्वैत था, इसने हमें अंग्रेजी और हिंदी के संघर्ष में उलझा दिया। कैसा आश्चर्य है, झंडा अपना, मुद्रा अपनी, सत्ता अपनी, संविधान अपना, और संविधान की भाषा विदेशी। कौन सा ऐसा भागा देश होगा जिसका संविधान किसी दूसरी भाषा में बैठकर लिखा गया? लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे ही देश में, इंडिया दैट इज भारत, ये भाषा है भारत। भारत बाद में इंडिया आ गई। आज पूरा देश, हम सब इस बात के साक्षी हैं कि पूरा देश इस इंडिया और भारत के संघर्ष में उलझा हुआ है। हमारा भाषाई संघर्ष भी इसी संघर्ष की। अंग्रेजों से हमने उनकी अच्छी बातें कम सीखी। उस समय राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में दक्षिण भारत तक, बंगाल तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक कहीं हिंदी का विरोध नहीं। और स्वाधीनता प्राप्त होते ही, जब से ही उसके राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न खड़ा हुआ, उसका विरोध शुरू हुआ। ये विरोध स्वाभाविक नहीं है, ये आरोपित है, और इंडिया की दृष्टि से जो भारत का विकास करना चाहते थे उनकी देन है। जब संविधान सभा बनी, राष्ट्रभाषा की, राजभाषा के प्रश्नों को लेकर 400 सुझाव आए, 400 प्रस्ताव आए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गुजरात के नेता थे, हिंदी के पक्ष में रखा। आयंगर साहब भी उनके साथ थे। उस समय की राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण नाम है। इनके फार्मूले को, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और हमारे संविधान में अध्याय 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। 343 की कंडिका 1 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंक जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, उनका प्रयोग सरकारी आंकड़ों के संग्रहण में किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा के रूप में उसके साथ जोड़ दिया गया। उस समय चूंकि हिंदी के समर्थन में लोग अधिक थे, इसलिए ये बात रखी गई कि 15 साल तक, अर्थात संविधान की क्रियान्वयन तिथि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी द्वितीय राजभाषा के रूप में साथ साथ चली गई। लेकिन 67 का जो राजभाषा संशोधन आया, उस समय तक कहीं हिंदी के समर्थकों की संख्या कम हो चुकी थी। इंडिया हावी हो चुका था भारत पर। और कैसा प्रस्ताव आया कि जब तक एक भी राज्य आपत्ति करेगा, तब तक हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा।
अनंत काल के लिए अंग्रेजी को जीवन दान दे दिया। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो सुविधा चाहता है। जब तक बहुत दबाव ना हो तब तक वो मेहनत करना नहीं चाहता। आजादी के समय जो कार्यशैली थी, जो परंपराएं थी, जो स्थापित व्यवस्था थी अंग्रेजों द्वारा दी गई, उस व्यवस्था में हमने कोई परिवर्तन करना चाहा ही नहीं। यथावत सारी व्यवस्था, वैसी ही शिक्षा, वैसी ही चिकित्सा, वैसी ही न्यायपालिका, सारी चीजें जस की तस हमने अडॉप्ट कर दी। वो अंग्रेजों की संचालित व्यवस्था थी, इसलिए अंग्रेजी उसकी भाषा थी। उस समय बैठे हुए जो कर्मचारी अधिकारी थे वे अंग्रेजी के अभ्यस्त थे। उन्होंने हिंदी का विरोध किया, ये सोच करके कि अब हमको ये पढ़नी पड़ेगी, और उनकी सुविधाओं को वरीयता देते हुए 15 साल का टेन्योर दे दिया। 15 साल बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ तो सुविधा मिल गई ना अंग्रेजी में काम करने की। हिंदी कौन सीखे, क्यों उसको विस्तार में? फिर क्षेत्रवाद का अलग, फिर राजनीतिक वोट प्राप्त करने की राजनीति का अलग, इन सारे समीकरणों में मिलकर भाषा के संघर्ष को बढ़ा दिया। और उसी का परिणाम है कि हिंदी दिवस, हिंदी कार्यशालाएं बार बार आयोजित होती हैं और स्थिति जहाँ की तहाँ बनी रहती है। आज की भारत की राजनीति को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दक्षिण कभी तैयार नहीं होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि हिंदी से उनका विरोध है, केवल वोट की, क्षेत्रीयता की राजनीति। अगर दक्षिण को हिंदी से विरोध होता तो आप विचार कीजिए, फिर दक्षिण भारत के लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर के काम क्यों करते हैं? वहां हिंदी रोजगार देती है। वही नेता जो समाज के बीच में हिंदी का विरोध करता है, वही अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाकर दिल्ली में नौकरी कराता है। पाखंड है ये हिंदी विरोध, लेकिन है और बड़ा जबरदस्त है। एक केंद्रीय भाषा की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी, देश को भी और विश्व को भी। आज विश्व में बड़े स्तर पर यूरोप का वर्चस्व है, इसलिए अंग्रेजी वैश्विक स्तर पर काफी काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी ही सब कर रही है, रूसी, जापानी और दूसरी भाषाएं कुछ नहीं कर रही, वे भी कर रही हैं। भारत में भी, भारत कोई आजादी के समय तो बहुभाषी देश बना नहीं, अंग्रेजों ने तो इसे बहुभाषी देश नहीं बनाया। देश तो पहले से बहुत सारी भाषाओं से समृद्ध है, लेकिन देश की एक केंद्रीय भाषा है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य केरल में जन्म लेते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, लेकिन वहां की भाषा तक सीमित नहीं रहते। संस्कृत केंद्रीय भाषा है और संस्कृत के आधार पर आकर के शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र से माहेश्वर में। परवर्ती काल में संस्कृत का दायित्व तो हिंदी पर आ गया और आज हिंदी भारत के अधिकांश भाग में खूब बोली और समझी जाती है। भारत के बाहर भी हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा संसार है। केंद्रीय भाषा की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन हमने आजादी के बाद अपनी राजभाषा नीति में परिवर्तन न करके उसको सही से व्याख्यायित, विश्लेषित और विस्थापित न करके अंग्रेजी को केंद्रीय भाषा के रूप में भारतवर्ष में स्वीकार कर लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी ही नहीं, सारी भारतीय भाषाएं आपस में निकट नहीं आ सकी। अंग्रेजी का वर्चस्व पूरे देश में बढ़ा
बढ़ा हुआ है। इससे भी आगे दुख की बात यह है कि अंग्रेजी हमारी मानसिक भाषाई दास्ता का आधार बनकर रही है। दूसरी भाषाओं में इतना प्रभाव नहीं दिखाई देता। बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब भाषाओं में अपने प्रति गौरव है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी भाषियों में अपनी भाषा के प्रति गौरव का अभाव है। ये उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक की स्थिति ये है कि वे स्वयं हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में व्याख्यान कर रहे हैं, श्रोता भी हिंदी भाषी, वक्ता भी हिंदी भाषी, लेकिन भाषण नहीं। 98 में सिवनी मालवा में था, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य जी थे, आए, उन्होंने हमारे महाविद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी में भाषण दी। ऐसा नहीं था कि उनको हिंदी नहीं आती थी, वे हिंदी जानते थे, अच्छी बोलते थे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना व्याख्यान हमारे हिंदी श्रोता बच्चों के समक्ष अंग्रेजी में प्रस्तुत किया, जबकि अन्य सारे वक्ता हिंदी। अभी 15 अगस्त गया है, स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, आत्मगौरव का दिवस, आजादी का दिवस। हमारा बच्चा मंच पर आता है, अंग्रेजी में भाषण देकर के नीचे उतरता है, खूब तालियां बजती हैं, खूब प्रोत्साहन मिलता है। उस बच्चे को तैयार भी किसी टीचर नहीं कराया है। अब ऐसी स्थिति में बताइए, जहां मानसिक भाषाई दास्ता इस सीमा तक हावी है, एक पढ़े लिखे अधिकारी से लेकर बच्चे तक, तो वहां हिंदी के विस्तार, हिंदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न अत्यंत मार्मिक और चिंतनीय बन जाता है। बैंकों में बहुत सारी चीजों का उपदेश आप लोगों के लिए दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन हिंदी क्षेत्रीय बैंकों में हिंदी कहीं पीछे हो। आप सब लोग अपने आने वाले ग्राहकों से हिंदी में ही बात करते हैं। सारे फ्लैक्स, सारे फॉर्मेट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं जनता की सुविधा के लिए। यदि कहीं दिक्कत है तो सामाजिक स्तर पर है और बड़े स्तर पर है और बढ़ रही है। अब से 15-20 साल पहले हमारे शादी ब्याह के कार्ड अंग्रेजी में नहीं छपते थे, लेकिन अब छप रहे हैं। जिसके यहाँ फंक्शन है वो हिंदी भाषी, जिस क्षेत्र में फंक्शन है वो हिंदी का, जिन्हें कार्ड दिया जा रहा है वे हिंदी जानते हैं। लेकिन हम समाज से कहीं अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं। इस भाव ने पहले भी भारत को खंडित किया, भारतीय समाज को एक दूसरे से अलग किया लोगों को, और अब भी कर रहा है। यदि ये भाव, ये भाषाई मानसिक दास्ता टूट जाए तो हिंदी और दूसरी सारी क्षेत्रीय भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पा सकती हैं, उन्हें पानी चाहिए। हिंदी का किसी दूसरी भारतीय भाषा से विरोध नहीं है और किसी दूसरी भारतीय भाषा का हिंदी से विरोध नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक समीकरणों के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण, इंडिया और भारत के बीच विभाजन के कारण हमने इस तरह की स्थितियां निर्मित कर रखी हैं, जिनके कारण भाषा के स्तर पर समाज एक साथ नहीं आ पा रहा। हमने संविधान बनाया,
पहली ही पंक्ति लिखी, हम भारत के लोग। आप विचार कीजिए, हम भारत के लोग, इस हम शब्द में पूरा भारतवर्ष समाहित है। अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस हम से छूट रहा हो। इस हम शब्द में सारी भाषाएं हैं, सारे क्षेत्र हैं, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता, सारे रीति रिवाज, सब कुछ तो समाहित है। लेकिन संविधान बनाने के बाद फिर दृष्टि बदलती है। गद्दी पर बैठने के बाद विचार आता है कि इस सर्व से तो अपना काम नहीं चलेगा, अपने को तो समूह चाहिए। समूह वोट देगा, ये वाला समूह देगा, ये वाला नहीं देगा। तो हमने समूह निर्मित करना शुरू किया। वहां धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात हुई, वहां भाषा के नाम पर भी हमने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की। भारतीय संविधान के 17वें अध्याय की धारा 50 में संशोधन किया गया। 50A 50B। 50A में हमने कहा कि जिन भाषाओं में बोलने वाले कम हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति है, उसके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई बात नहीं, ठीक संशोधन था, की जानी चाहिए। उसी के साथ एक दूसरा संशोधन 50B। 50B में हमने कहा कि एक सूची लगा दो, भारतीय भाषाएं कितनी हैं। बोलियां तो बहुत सारी हैं। उस समय 1950 में ये भी कन्हैयालाल मुंशी, माणिकलाल मुंशी और अयंगर साहब के प्रस्तावों के अंतर्गत था। 50B में एक सूची जोड़ दी गई 14 भाषाओं की भारतीय भाषाएं हैं। फिर एक संशोधन जो आया 50B का, उसमें हमने सिंधी को और जोड़ा। ठीक, कोई बात नहीं, सिंधी की प्रकृति, भाषा, लिपि हिंदी से भिन्न है। उसके बाद एक और संशोधन आया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को उस 8वीं अनुसूची में और जोड़ दिया, संख्या 18 होगी। इनके साथ भी यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसको देखते हुए लोगों ने उस 8वीं अनुसूची को पकड़कर अपनी अपनी बोलियों को, जो हिंदी का अंग है, उन्हें 8वीं अनुसूची में डालने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को थोड़ा भी पढ़ा होगा वे जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में कवि हुए विद्यापति मैथिली के कवि थे। पदावली बड़ी मनोरम रचना है, हिंदी में पढ़ाई जाती थी। मैथिली वालों ने आंदोलन किए, दबाव बनाया, 8वीं अनुसूची में चले गए। 7 करोड़ संख्या हिंदी की घट गई। अभी बुंदेली और भोजपुरी वालों का बड़ा आग्रह है कि हम हिंदी नहीं है, हमारी भाषा अलग है, हमको अलग किया गया। हमारे उस कर्म के भाव का क्या होगा? हम भारत के लोग, उस हम का क्या होगा? इस हिंदी का क्या होगा? हिंदी नाम की कोई अलग भाषा, कोई क्षेत्र है आपकी जानकारी में? हिंदी तो सारे भाषाओं का समुच्चय है। दुर्गा सप्तशती में आपने देखा होगा कि दूसरे अध्याय में जब महिषासुर का वध करना होता है, देवता हार जाते हैं, तो एक संकट शक्ति का उदय होता है। सारे देवताओं की शक्ति मिलकर पूंजीभूत होती है और देवी स्थापित होती है। ठीक वही स्थिति तो हिंदी की है। लंबा चौड़ा भू क्षेत्र, अपने मध्य प्रदेश में ही देखिए, बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, मालवी, कितनी सारी भाषाएं, बोलियां हैं। लेकिन ये सब है तो, ये सब मिलकर ही तो हिंदी है। अगर ये सब अलग अलग हो जाए तो फिर हिंदी क्या है? सबको 8वीं अनुसूची में भेज दीजिए,
हिंदी नाम का तो कुछ बचेगा नहीं। ये इतना विस्तृत विशाल भूखंड जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, सारे प्रांत, ये सारे प्रांत मिलकर ही तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया है। अगर ये प्रांतों के लिए अलग अलग नाम दे दिए जाए और अलग अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो 1 इंच जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं है जिसको आप भारतवर्ष कहेंगे। ठीक ऐसे ही इस 8वीं अनुसूची में यदि ये भाषाएं चली गई तो बचेगा क्या? ब्रज अगर अलग भाषा हो गई, सूर चले गए, तो हिंदी के पास क्या रहा? अवधी अलग भाषा हो गई, तुलसी चले गए, कहाँ बची? हमें राष्ट्र को बचाना है, हिंदी को बचाना है, तो हमें इन प्रश्नों पर विचार करना। बैंकों में बैठकर हम अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हिंदी को विस्तार दे रहे हैं। समस्या थोड़ी सी इसलिए आप लोगों के समक्ष आती है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं और हिंदी के पत्राचार के विषय में असुविधा अनुभव करते हैं, इसलिए अंग्रेजी में लिख रहे हैं। और लिख इसलिए भी रहे हैं क्योंकि संवैधानिक स्तर पर तो उनको सुविधा मिली हुई है। शासन ने, संविधान ने, कानून ने भी ये कहा कि अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखा जाएगा। जिस दिन तृतीय राजभाषा अंग्रेजी समाप्त कर दे शासन, उसने सब हिंदी में पत्र लिखना सीख लेंगे। लेकिन मनुष्य की सहज प्रवृत्ति सुविधा की है, वो सुविधा नहीं छोड़ना चाहता। एक व्यक्ति को भाषण देना अच्छा आता है, कविता पढ़ना नहीं आती अच्छी, तो वो तो यही चाहेगा कि उससे भाषण दिलवाया जाए, कविता न पढ़वाई जाए। और जिसको कविता अच्छी पढ़ना आता है, भाषण देना नहीं आता, वो कहेगा साहब कविता पढ़वा दो। तो ऐसे ही अंग्रेजी में जब पत्र लिखना आता है, हिंदी में नहीं आता है, तो अपन अंग्रेजी में पत्र लिखते हैं। आवश्यकता प्रशासनिक स्तर पर इस बात की है कि ये द्वितीय राजभाषा के फंडे को किसी तरह से खत्म किया जाए। जब तक अंग्रेजी द्वितीय राजभाषा बनी रहेगी, तब तक कोई आशा नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के अंदर अपनी भाषा के प्रति आत्मगौरव का भाव जागृत हो। आजादी की लड़ाई से पहले वो हमारे अंदर था। उस समय प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। लेकिन आज की तारीख में इस नारे को कहना अपराध है। पाठ्यक्रम में ये कविता थी प्रताप नारायण मिश्र की, प्रस्तावित की गई कि इसको रख लिया जाए, लेकिन तत्काल आपत्ति आई कि रखेंगे तो आपत्तियां आ जाएंगी, ऑब्जेक्शन हो जाएगा। मतलब आज हम हिंदी नाम से भी बचने की स्थिति में जा रहे हैं। हमारे अंदर आत्मगौरव का भाव जागृत हो, हम अपनी भाषा के प्रति कहीं अपने गौरव को अनुभव करें, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हम हिंदी का विस्तार करें। हिंदी को बैंकों में इसलिए कि राजभाषा बनी हुई है, राजभाषा विभाग है, उसके निर्देश हैं, उसके कार्यक्रम हैं, इसलिए हम करें। ये भाव पीछे होना चाहिए। अपनी भाषा को स्थापित करने का भाव आगे आना चाहिए। ये सौभाग्य की बात है कि भारत के दूसरे प्रांतों की भाषाओं में, उनके बोलने वाले लोगों में ये भाव है, और हम भी यदि इसको अपने में विकसित कर पाए तो हमारा पथ प्रशस्त होगा। हम हिंदी के पत्राचार के लिए कार्यशालाओं में अपने अध्ययन को अद्यतन करते हैं। इसी कार्यशाला के आज के द्वितीय सत्र में, अगले कार्यक्रमों में आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब व्यास जी आपको पत्राचार आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। हिंदी का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी शासकीय योजनाएं
हमारी बैंक से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जन सामान्य को प्राप्त हो सकेगी, हमारे कार्य को विस्तार मिलेगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारी अस्मिता सुरक्षित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के इस अवसर पर आपने आमंत्रित किया।